अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की गिरफ्तारी का मामला जब सामने आया तो स्पीकर साहब ने उस पर कमेटी बना दी। 16 रुकनी जो कमेटी है उसने चार्टर्ड ऑफ पार्लिमान करना है, उसने पार्लिमान को कैसे चलाना है, उसको TORs को तय करना है। सवाल यह है कि जिस वक्त अरकान असम्बली को गिरफ्तार किया जा रहा था उस वक्त तहरीक इंसाफ के अकाबरीन की चीफ विप की जब स्पीकर साहब से गुफ्तगू हो चुकी थी, उसके बावजूद गिरफ्तारियाँ क्यों की गई? क्या उस वक्त स्पीकर साहब ने उसकी इजाज़त दी थी? और बाद में इसके ऊपर जब दबाव आया और उसके बाद फिर कमेटी बना दी गई, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं होगा? बानी तहरीक इंसाफ कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जज्बात में कुछ ज़्यादा बोल गए, लेकिन वो मीडिया के साथ खड़े हैं, ये भी एक सवाल है। उसके अलावा क्या बानी तहरीक इंसाफ जो है नैब की तरमीम के बेनिफिशरी होंगे या नहीं होंगे? और 190 मिलियन पाउंड का फैसला चंद रोज़ में आने की तवक्को है, क्योंकि उनकी जो बरियत की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई है, जो कि असल में फ़ैसला अनाउंस करने में हर्डल थी। इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और मौलाना फजल रहमान 10 दिन पहले, हफ्ता पहले उनके घर लोग आ रहे थे, जा रहे थे। सदर साहब गए, वज़ीर आज़म साहब गए, तहरीक इंसाफ के लोग गए, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने यकायक कह दिया कि वो तो अपोजिशन का हिस्सा रहेंगे। क्यों मौलाना फजल रहमान को हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं हो सकी? क्या उनकी जो डिमांड थी, जो रिक्वायरमेंट थी, वो नहीं पूरी की गई, या मौलाना फजल रहमान साहब इस हुकूमत के साथ जाना ही नहीं चाहते कि अनपॉपुलर सेंटिमेंट के साथ जाके उनकी पॉपुलरिटी कम होगी? और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के अकाबरीन तो कहते हैं कि हम इस हुकूमत को 5 साल चलता देख ही नहीं रहे। नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में इख्तियार वली साहब मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। वज़ीर आज़म साहब की जो तर्जुमानों की एक टीम है, उनके बड़े अहम मेंबर हैं। मेरे से इस प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं, उनसे बात करते हैं। इख्तियार वली साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर, ये फरमाइएगा, मैं थोड़ा सा पीछे से आपसे गुफ्तगू शुरू करना चाहता हूँ कि ये जो पार्लियामेंट के अंदर एक मामला हुआ और पार्लियामेंट की राहदारियों से या पार्लियामेंट के अहाते से जो MNS गिरफ़्तार हुए, जिसके ऊपर बाद में बड़ा रिएक्शन आया, कुछ लोग मुअत्तल भी किए गए। सवाल ये है कि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक गिरफ़्तारियों का ऑन एंड ऑफ अमल जारी रहा। स्पीकर अयाज सादिक साहब इससे बिल्कुल लाइल्म थे जो ये सारा मामला हुआ। थैंक यू वेरी मच काशिफ रफीक साहब। सबसे पहले तो बात यह है कि पार्लियामेंट का जो वाक़या हुआ, बीइंग अ डेमोक्रेट ऑफ पाकिस्तान की जमहूरियत के एक अदना कारकुन होने की हैसियत से हम इसको अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई और जो चीज़ें हुई, उसके बाद पुलिस का क्रैकडाउन जो था वो अगर हुआ तो मेरे ख्याल में वो भी नेचुरल था। और दूसरी बात यह है कि अभी तक वो चीज़ें जो है तो स्पीकर साहब मेरे ख्याल में उसको बेहतरीन तरीके से देख भी रहे हैं, और स्पीकर साहब ने वो तमाम वीडियोस भी मंगवा दी हैं कि कहाँ पे कौन इंटर हुआ है, कि वो पार्लियामेंट में अंदर आए हैं या पार्लियामेंट के बाहर से उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये चीज़ तय होना अभी बाकी है। तो इसको ये नहीं कह सकते कि ये पार्लियामेंट पर हमला है या पार्लियामेंट के अंदर पुलिस घुस गई है, या उसके लिए स्पीकर से इजाज़त लेनी ज़रूरी थी या नहीं थी। तो दिस हैज टू बी नहीं, डिसाइडेड। इख्तियार वली साहब, सर हुआ किसी भी रुकने असम्बली को गिरफ्तार करेंगे तो उससे पहले स्पीकर साहब की परमिशन एक कानूनी कंपल्शन है। तो उस वक्त तो ये व्यू पॉइंट आया कि स्पीकर साहब की परमिशन से जो लोग मतलूब हैं पुलिस को किसी भी मुकदमे में, उनकी इजाज़त से उनको गिरफ्तार किया गया। भले पार्लियामेंट के बाहर से आप गिरफ्तार करें, लेकिन स्पीकर साहब की इजाज़त तो दरकार होगी। देखिए, मेरे ख्याल में इसकी ज्यादा वजाहत और बेहतर वजाहत तो स्पीकर साहब खुद ही दे सकते हैं कि वॉज ही ऑन बोर्ड और नॉट। एक नंबर दो, जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं तो इन्होंने खुद माजी में इस तरह की मिसालें कायम कर रखी हैं। आपने देखा था कि इन्होंने किस तरीके से पार्लियामेंट लाजिस से, पार्लियामेंट से अंदर बाहर से, किस तरह इन्होंने पार्लियामेंट के मेंबरान को अपने दौरे हुकूमत में अरेस्ट किया था। और फिर उसके बाद अगर मैं मजीद कहूँ तो ये तो वो लोग हैं कि जिन्होंने पार्लियामेंट पर हमला किया था, पार्लियामेंट के अंदर घुस गए थे, PTV स्टेशन पर हमला करके उसका बाकायदा ऐलान किया गया था। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि मतलब, मैं फिर भी कहता, आई डोंट सपोर्ट सच काइंड ऑफ एनी एक्ट। मैं कभी भी इसकी हिमायत नहीं कर सकता, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ है, दे आर मिसक्रींट। ये तो वो
पुरतशद्दुद अनासर हैं कि मेरे ख्याल में इनके लिए ये जिस पार्लियामेंट की ये बात कर रहे हैं, क्या इस पार्लियामेंट की तौकीर इन्होंने कभी तस्लीम की है? इस पार्लियामेंट की बालादस्ती को कभी इन्होंने तस्लीम किया है? इस पार्लियामेंट को तो ये जाली पार्लियामेंट कहते हैं। तो जाली पार्लियामेंट पे किस चीज का ये लोग वावेला कर रहे हैं? लेकिन आजकल तो इस जाली पार्लियामेंट से बहुत मोहब्बत है उनको, जो गिरफ्तार हो रहे हैं, जिनको ये लगता है कि पुलिस गिरफ्तार कर रही है, उनको बहुत मोहब्बत है। सवाल ये है कि जिस वक्त ये सारा सानिया हो गया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो, उसके मुहर्रिकात कुछ भी हो, फिर उसके बाद एक 16 रुकनी कमेटी बनती है पार्लियामेंट के तकद्दुस के लिए, चार्टर्ड ऑफ पार्लिमान के लिए। तो ये क्यों मार खाने के बाद, इस तरह के हालात देखने के बाद ही सियासतदान इकट्ठे होते हैं, उससे पहले क्यों नहीं हो सकते? ये तो बात तो सारी यही है काशिफ साहब। एक तो देखें, पार्लियामेंट इनको तभी याद आई है साथ में जब नानी भी याद आ गई, लेकिन इससे पहले तो इनको पार्लियामेंट याद नहीं आ रही। हम तो इनको यही कहते थे कि पार्लियामेंट आओ, पार्लियामेंट में बैठो, पार्लियामेंट में बात करो। ये क्या कहते होते? इनका लीडर भी कहता है कि मैंने बात करनी है तो मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से करनी है, मैंने बात करनी है तो मैं तो सिर्फ डीजीआई से बात करूं। आज इनको कौन बचा रहा है? आज इनकी पुश्त पे कौन खड़ा है? पार्लियामेंट खड़ी है, और स्पीकर जो कर रहा है उसके पीछे पूरी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी खड़ी, स्पीकर के सपोर्ट में। तो पार्लियामेंट के तकद्दुस पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है, लेकिन ये लोग भी ये ऐलान करें कि जो हमने इस पार्लियामेंट के साथ किया वो हमने गलत किया। आज पार्लियामेंट ही है जो इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। और जो कमेटी बनी है, आज मैं खुद गया हुआ था पार्लियामेंट, मैंने देखा है, और स्पीकर साहब जो है वो अपने काम से खूब, एक एक्सपीरियंस मैन है, बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उनको पता है कि उन्होंने किस रास्ते जाना है। तो मेरे ख्याल में वो चीज़ें वहाँ पे सॉर्ट हो रही हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। अच्छा सर, एक और बात है, आपके पास हमेशा अंदर की खबर होती है, और मैं तो लोगों को कह रहा हूँ तवातुर से, इख्तियार वली इज़ दी ओनली मैन इन केपी के जो दो कज़नों को आपस में सुलह करवा सकता है, फैसल करीम कुंडी साहब और अली अमीन गंडापुर साहब। ये माने ना माने, शायद किसी जगह पर जाके ये मान भी ले। सर, सवाल ये है कि एक तकरीर की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने, बड़ी गूंज थी, बड़ी घन गरिश थी, उनके बड़े कारकुनान खुश थे। फिर उसके बाद हम ढूंढते रह गए, 7 घंटे वज़ीर आला साहब कहीं मुयस्सर नहीं आए। तर्जुमान हुकूमत ने कहा कि राब्ता नहीं हो रहा। तो क्या वाकई कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, कोई ऐसी मुलाकातें हुई हैं, कोई चीज़ें हुई हैं, या सिर्फ ये स्पेकुलेशंस हैं? देखिए, एक तो जहां तक इनकी सुलह की बात है, तो सुलह होना कोई मुश्किल काम नहीं है। गंडापुर की और कुंडी खानदान का सुलहनामा वो हर वक्त हो सकता है, मैं उसमें जिरगा और राजीनामा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर जिरगा हो गया तो जिरगा हो, तो अली अमीन को इजाजत लेनी पड़ेगी अडियाला जेल से, जो कि कभी भी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। जहां तक कुंडी खानदान की बात है, तो मेरे ख्याल में फैसल करीम कुंडी को अगर मैं ये बात कहूँ तो वो मेरी ये बात उसी वक्त मान जाएंगे और वो बैठने के लिए भी राजी हो जाएंगे। लेकिन अगर राजीनामे होते हैं तो अली अमीन की तो आधी सियासत खत्म हो गई, पीटीआई की तो पूरी सियासत खत्म हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में ड्रामेबाजी नहीं होगी तो पीटीआई के पल्ले क्या रहता है? मुझे बताए ना, 4.25 साल की हुकूमत में कोई डैम बना हो, कोई सड़क बनी हो, कोई कॉलेज बना है, कोई यूनिवर्सिटी बनी है, कोई हॉस्पिटल बना है, कोई मोटरवे बनी है, कोई कारनामा बता दें, अगर कोई चीज हो तो फिर उस पर आगे बात की जा सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पीटीआई के पल्ले सिर्फ ड्रामाबाजी, बयानिया, नैरेटिव्स, झूठे बयानिए, गढ़ना, रोज गढ़ना, फिर उसके ऊपर मजीद बयानिए। आज मैं देख रहा था कि बानी पीटीआई ने कहा था इमरान खान ने कि अली अमीन ने जो कहा मैं बिल्कुल उस पर स्टैंड करता हूं और सारी पार्टी उस पर खड़ी हो जाए। आज मैंने देखा, अभी एक टीवी पर टिकर चल रहे थे, इमरान खान ने कहा कि अली अमीन को इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। शिद्दत जज्बात में कुछ ज्यादा बोल गए। हो गया नहीं, शिद्दत जज्बात क्या, ये हर वक्त मलिका जज्बात बने होते हैं। वो पाकिस्तानी एक अदाकारा हुआ करती थी शबनम, उसको मलिका जज्बात कहते थे। ये हर बंदा जो पीटीआई में है वो आजकल शबनम बना हुआ है, मलिका जज्बात। कोई मोहम्मद अली बना हुआ है, कोई सुल्तान राही बना हुआ है।
कोई अली अमीन गंडापुर साहब तो मुस्तफा कुरैशी और सुल्तान राही के लेवल से नीचे ही नहीं आते। अच्छा, कॉम्बो है। उनका तो काम ही यही है और यही काम करते रहते हैं। वो कभी भी जहां भी उनको माइक मिलेगा, जहां भी उनको दो चार यूथिया नजर आएंगे, उन्होंने वहां पे कोई भड़क मारनी है, वो वहां पे उन्होंने कोई चवल मारनी है और आगे फिर उनको सफाइयां देनी पड़ेगी। पूरा मीडिया उनके पीछे पड़ा होगा और यही उनको मजा आता है सर कि वो वो 7 न्यूज में खबरों में घंटे, खेल सर रहे हैं। 7 घंटे किधर गायब रहे? वली साहब को उस पर भी रोशनी डाले ना जी, पर्दा उठाए को उस। सर मेरी नॉलेज में दो बयान आए हैं, मेरी नॉलेज में दो खबरें हैं। एक बंदा एक खबर ये आई है कि जी वो कहीं मेरे ख्याल में इनके लीडर ने कहा था, इमरान खान ने, कि उसको एजेंसियों ने उठा लिया और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है। फिर बैरिस्टर सैफ ने कहा कि नहीं, उनकी कोई मीटिंग थी सिक्योरिटी के हवाले से, सूबे और के अमन अमान के हवाले से, तो वो किसी बड़ी सीरियस और संजीदा मीटिंग में बैठे हुए थे। तो ये दो किस्म की खबरें हैं। अब आप इससे खबर अपनी निकाल लें कि कौन सी बात दुरुस्त हो सकती है। अच्छा वो अली अमीन साहब जो है, वो कल उनकी तकरीर जो मैंने सुनी है, तो उससे मुझे ऐसा लगता है जो इमरान खान ने कहा है कि शायद कोई बात हो ऐसी, जरूरत महसूस हुई थी कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाए। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि हमारे ऊपर सॉफ्टवेयर अपडेट की बात जो की जा रही है, हम अपने ज़र्फ की वजह से खामोश हैं, इस हमारे ज़र्फ को कमज़ोरी ना समझा जाए, हम भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। ये किस तरफ इशारा है? ये तो अब इशारों का तो मुझे नहीं पता, इशारों का तो इन्हीं को पता होता है। ये बेचारे तो आज भी इस इंतजार में बैठे हैं कि फौज का कोई, एस्टैब्लिशमेंट का कोई एक हवलदार, एक सूबेदार ही इनको कोई एक आंख मार के इशारा कर दे और ये सारी पीटीआई इमरान समेत उस तरफ चली जाएगी। इशारों के तो ये मुंतजिर रहते हैं कि इशारा क्या है। लेकिन जहां तक ये बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर, तो ये किसका सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे? इनका तो अपना हार्डवेयर खराब है। हार्डवेयर पहले अपना ठीक कर लें तो फिर सॉफ्टवेयर की बात कर लें। और अली अमीन साहब को ऐसी बातें करने की जरूरत क्या थी? देखे, 3-4 उन्होंने बातें की हैं उस दिन अपने जलसे की तकरीर में। पहले उन्होंने सहाफियों को गाली दी, फिर उन्होंने सीएम पंजाब को गाली दी, अखलाक से घिरे हुए अंदाज में और तर्ज तखातुब में उन्होंने सीएम को वो किया, मुखातिब किया। फिर उसके बाद उन्होंने फौज की वर्दी पे बात की कि तुम अपने इदारे ठीक कर लो, तुम अपना निज़ाम ठीक कर लो। हालांकि जिस निज़ाम पे ये आज उंगली उठा रहे हैं, उसी निज़ाम की वजह से तो इनकी पार्टी बनी, इसी निज़ाम की वजह से तो ये लोग हुकूमत में आए, वरना पीटीआई कहाँ थी? पीटीआई तो पार्टी थी ही नहीं, ये तो किसी रेस में शामिल ही नहीं थे। तो जनरल बाजवा, साकिब निसार और फैज हमीद, ये इन 3 लोगों का वो था, नेक्सस था, और इनको ले आए, इनको हुकूमत दिला दी। वरना 2018 का इलेक्शन तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉडुलेंट इलेक्शन था। ये इसकी तीसरी बात थी। और चौथी बात फिर इसकी ये थी कि पाकिस्तान, अब अगर तुमने हमारे साथ पंगेबाजी की तो बांग्लादेश से बुरा हाल कर देंगे आप। ये किसको कह रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन सर अभी देखें ना, वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं और दिफा की पॉलिसी, खारजा पॉलिसी मरकज़ ने हैंडल करनी है। वो तो कह रहे हैं कि हम अफ़गानिस्तान से गुफ्तगू करेंगे। अब ये जो बयान है, तो ये तो फिर वफाक की पॉलिसी से इनहराफ के ज़ुमरे में आएगा। देखिए, ये लोग, ये इनकी कोई पहली बार नहीं है कि इन्होंने इस तरह की कोई बात की है। काशिफ रफीक साहब, इन्होंने पहले भी, इनका सूबाई वजीर खजाना था, उसने आईएमएफ को खत लिखा था। फिर शौकत तरीन ने भी खत लिखा था आईएमएफ को। फिर इमरान खान ने भी खत लिखा आईएमएफ को कि इनके साथ डील मत करें, इनके साथ प्रोग्राम मत करें। ये तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराना चाहते हैं। ये तो पाकिस्तान को सोमालिया, दिवालिया और श्रीलंका बनाने और देखने के ख्वाब देख रहे हैं। ये तो वही लोग हैं और इस तरह की बातें ये करेंगे। और अफगानिस्तान क्या वो बच्चा है? उनको भी ये बात मालूम है कि अली अमीन अगर पर्सनल कैपेसिटी में, बीइंग खैबर पख्तूनख्वा सीएम, अगर वो कोई बात करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी? 2 टके की वैल्यू नहीं है, उसकी बातों की कोई हैसियत ही नहीं है। कर ले, वो कर ले, ये करेंगे, वो पता नहीं इससे करते हैं भी नहीं करते। और अगर कर भी ले तो उन बातों की कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं होगी। जहां पे बात है सूबे की,
तो आज अली अमीन गंडापुर से ये पूछते हैं कि लकी मरवत में पुलिस क्यों हथियार डाल के बैठी हुई है, बनू में पुलिस क्यों हथियार डाल के बैठी हुई है। आप अपने हल्के में नहीं जा सकते, आप डीआई खान नहीं जा सकते, आप टांक में नहीं जा सकते। वहां पे इस टाइम, ये भी शाम नहीं हुई है, कोई बंदा घर से नहीं निकलता, कर्फ्यू लगा हुआ है। टेररिज्म को इम्पोर्ट करके ये लोग ले आए और इन्होंने उन लोगों तक को छोड़ दिया जो एपीएस के मुजरिम थे। अब इनसे संभाला नहीं जा रहा। अच्छा इख्तियार अली साहब, जो सेहत कार्ड ये कहते होते हैं, सेहत कार्ड इनका बंद हो चुका है। सूबिया जो है वो दिवालियापन के करीब है। यूनिवर्सिटियां, हमारे पास 34 यूनिवर्सिटियां खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें 18 यूनिवर्सिटियां वो बंद कर रहे हैं, उसकी जायदाद नीलाम हो रही है। अच्छा, और इनका लीडर कहता है कि मैं ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनूंगा। इनके पल्ले है क्या? झूठ के सिवा, बकवास और लग़वियात के सिवा पीटीआई के पल्ले है क्या? तो अच्छा, ये कर ले शौक पूरा, अच्छा अफगानिस्तान के साथ बात कर ले, फिर हम दे देंगे, हमने जो जवाब देना होगा हम वो दे देंगे। सर ये बताइएगा कि आप चूंकि वफाकी हुकूमत के तर्जुमान हैं, यानी कि पीएम साहब के तर्जुमानों की जो नैरेटिव बिल्डिंग की एक कमेटी है उसके आप पार्ट हैं, इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा? आज वफाकी हुकूमत से जवाब मांगा है हाई कोर्ट ने, होगा? देखिए वो तो मेरे ख्याल में ये अगर पीएम साहब की बिहाफ पे बात हो तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें 2-4 चीजों का क्लियर होना बाकी है, तो इसलिए वक्त से पहले इस पर तबसरा हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं अपनी जाती राय आपको दे सकता हूँ कि अगर जनरल फैज हमीद के मुंह से कोई बात ऐसी निकली जो जा रही हो सीधी, वो बढ़ रही हो इमरान खान की तरफ, तो फिर हो सकता है ट्रायल भी हो सकता है और ये फिर होगा। क्योंकि जब बात निकलेगी फैज हमीद के मुंह से तो वो यही होगी, कुछ इस तरह की बात होगी कि जो फौज को डिस्टेबलाइज करने की होगी। और वो साजिश अगर पीएम हाउस में बनती है, अगर आप टेररिज्म के हवाले से कौमी मफाद के खिलाफ कोई पॉलिसी बनाते हैं और वो उसका नेक्सस जाके पीएम हाउस निकलता है, और अगर आपने कुछ चीजें ऐसी की हैं जो मुल्क के मफाद में और कौम के मफाद में ना हो बल्कि आपकी जाती मफाद हो, चाहे वो जनरल फैज हमीद को उसका फायदा जा रहा हो या उस वक्त के वजीर आजम इमरान को जा रहा हो या उनकी जमात को जा रहा हो या उनकी जात को जा रहा हो, तो फिर हो भी सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, इख्तियार वली साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि अगर जनरल फैज़ हमीद की जानिब से कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे एविडेंस जो सामने आए और उसका जो कॉर्नर है या वो कैदी नंबर 804 की तरफ उस जा रही हुई, तो फिर उनका मिलिट्री ट्रायल हो भी सकता है। नाज़रीन, एक ब्रेक से वापस आएंगे तो तहरीक इंसाफ की शाइस्ता खोसा हमारे साथ होंगी, उनसे गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में शाइस्ता खोसा साहिबा तहरीक इंसाफ की रहनुमा मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। बहुत शुक्रिया शाइस्ता खोसा साहिबा वक्त देने का। काफ़ी मसरूफियत है आपकी, कभी एक कोर्ट, कभी दूसरी कोर्ट, कभी तीसरी कोर्ट, कभी अडयाला जेल का केस। ये जो अरकान पार्लियामेंट आपके गिरफ्तार हुए, इसके हवाले से बताइए कि ये पार्लियामेंट के अहाते के अंदर से ही गिरफ्तार हुए थे कुछ? जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काशिफ साहब, हमें जब पता चला तब इन्होंने सबसे पहले शेर अफजल मरवत साहब को अरेस्ट किया। ठीक है, जब तमाम एमएनएज हमारे असेंबली से बाहर निकल रहे थे तो इन्होंने शेर अफजल मरवत की सबसे पहले गिरफ्तारी गेट से बाहर ली। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमें पता चला कि जी कुछ एफआईआर्स जो हैं, 3 एफआईआर्स हमारे नोटिस में आई, कोई 3 एफआईआर्स कट गई हैं, फलां के अगेंस्ट, फलां के अगेंस्ट, फलां के अगेंस्ट। कुछ हमारे एमएनएज जो थे, 8 से 10 एमएनएज जो थे वो पीछे रह गए और वो असेंबली के अंदर थे, जिसमें शेख वकास भी था, जैन कुरैशी भी था और लोग भी थे। जब हमें पता चला तो उसमें गौहर साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी उसमें मौजूद थे। जब हम असेंबली में पहुंचे और हमने चेयरमैन साहब के नोटिस में लाया तो चेयरमैन साहब ने कहा कि सबसे पहले आप और आमिर डोगर साहब जो चीफ वेब हैं वो बाहर जाइए और जाके बातचीत कीजिए और उनसे पूछिए कि आपको कौन कौन मतलूब है, ताकि वो हम एमएनएस जो हैं आपको ग्रेसफुली जो है वो दे देते हैं। हम लॉ को मानने वाले लोग हैं, हम कानून से भागने वाले लोग नहीं हैं। हमारा तो लीडर 1 साल से जेल के अंदर बैठा है,
हम लोग गए, हमने बहुत प्यार से उनसे पूछा, हमने कहा कोई एफआईआर्स में आपको कौन-कौन लोग चाहिए, कौन से हमारे एमएनएस चाहिए, और वो एमएनएस जो हैं आप जो है वो स्पीकर साहब की उसके परमिशन के बगैर आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद अगर आप हमें बताइए तो हम उनकी गिरफ्तारी जो है वो खुद से आके आपको देते हैं। खैर उन्होंने कहा जी आप यहाँ से गुजरते जाएं, हमें जो मतलूब होगा हम कर लेंगे। मीनवाइल हमारे नोटिस में आया कि शायद वो गौहर साहब को भी अरेस्ट करना चाह रहे हैं, तो गौहर साहब ने कहा जी मैं बहुत ग्रेसफुली जो है वो जाऊंगा और जाके मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा, अगर मुझे वो गिरफ्तार करना चाहें तो आप लोगों ने कोई वहां पे हंगामा आराई नहीं करनी और जो भी लीगल तरीकाकार है उसको आप अडॉप्ट करेंगे। हम चले गए, आमिर डोगर साहब थे गाड़ी में, मैं थी, बैरिस्टर गौहर साहब थे। हम जैसे गेट से बाहर निकले तो पुलिस वाले एसएचओज और ये सब आए और उन्होंने कहा जी गौहर साहब आप हमारे साथ हैं, बाकी सब तो आपने देखा है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया, पार्टी में हमारी मीटिंग हुई और ये डिसाइड किया कि जो एमएनएस हमारे अंदर हैं वो आज रात नेशनल असेंबली के अंदर ही गुजारेंगे, और स्पीकर साहब से भी राब्ता किया गया और ये कि हाँ जी कल जो है वो 11 बजे सेशन है, उसके बाद देखेंगे कि हाँ जी ये वहाँ पे स्पीकर साहब के नोटिस में लाएंगे, सेशन में इस पे बातचीत होगी और अगर किसी ने प्रोटेक्टिव बेल करनी है तो उसको ले जाया जाएगा और प्रोटेक्टिव बेल की जाएगी। लेकिन आप देखिए कि बहुत अफसोसनाक वाकया जो हुआ वो ये कि रात को 3:16 पे नेशनल असेंबली की लाइट्स ऑफ कर दी गई और किस तरीके से वीगो डाले वहां पर आए, नकाबपोश लोग वहां पर आए, किस तरीके से कोई मस्जिद में था तो कोई कहां पे था और कोई कहां पे था। उन्होंने तमाम एमएनएस को गिरफ्तार किया और ना उन एमएनएस को गिरफ्तार किया जो शायद उनकी एफआईआर्स में थे, और कुछ की एफआईआर्स तो बाद में उन्होंने जो है वो की दर्ज की, लेकिन जो चीफ वेब हमारा आमिर डोगर वहां पे मौजूद था, जो उनके लिए वैसे वहां पे मौजूद था कि खाना उनको देने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, स्पीकर साहब से राब्ता करने के लिए, उसको भी वो अच्छा शाइस्ता साहब, के हाथों। शाइस्ता साहब ये बताइएगा कि जिस वक्त ये सारा काम हो रहा था, आपके पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट के अंदर थे और गिरफ्तारियों का अमल चल रहा था, शेर अफजल बरवा साहब की गिरफ्तारी से मामला शुरू हुआ, तो चीफ विप की स्पीकर साहब से कोई गुफ्तगू, कोई राब्ता हुआ था? जी देखिए पहले तो राब्ता करने की कोशिश की काशिफ साहब, बहुत आपको मैं वाजिया कहूंगी कि हमारा राब्ता पहले कोई 1 घंटा हमारा राब्ता उनसे नहीं हुआ। फिर उसके बाद जाके हमारी चीफ वेब का राब्ता हुआ, जैन कुरैशी साहब का राब्ता हुआ और उन्होंने स्पीकर साहब को तमाम लाएअमल और तमाम चीज़ें और तमाम बातों से आगाह किया और स्पीकर साहब ने ये कहा कि मैं आईजी से बात करता हूँ और सब कुछ करता हूँ। इवन हमने यहाँ तक भी कहा कि हमें अपोजिशन चैम्बर ओपन कर दें या हमें लॉबी ओपन कर दें, ये सारी बातें उनसे हुई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा जी आप लोग आज रात इधर ही हैं, मैं आईजी से राब्ता कर रहा हूँ, मैं बाकी गौहर साहब का भी देख रहा हूँ। लेकिन मीनवाइल आपको मैं काशिफ साहब बताऊं कि जिस तरह स्पीकर साहब को सपोर्ट करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली उस तरह सपोर्ट नहीं हो अकॉर्डिंग टू लॉ किसी भी रुकने असेंबली को गिरफ्तार करने से पहले परमिशन चाहिए होती है स्पीकर साहब की। तो इसका मतलब ये कि आपका राब्ता हुआ, स्पीकर साहब से गुफ्तगू हुई, लेकिन उसके बावजूद गिरफ्तारियां हुई। उसके बावजूद गिरफ्तारियां देखिए, हमने तो सबसे पहले स्पीकर साहब को ये कहा कि गौहर साहब को कैसे अरेस्ट किया और मरवत साहब को कैसे अरेस्ट किया, दोनों पार्लियामेंटेरियन हैं और उन्होंने कहा मैं आईजी से पूछता हूं, मैं इसको टेकअप करता हूं, मैं इस पे करता हूं, इंशाल्लाह ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन उसके बरअक्स ये कि जब स्पीकर साहब के नोटिस में सब बातें आ चुकी, रात का 12-1 बज चुका, लेकिन उसके बावजूद नेशनल असेंबली पे रात को 3:16 पे लाइटों का बंद होना, वीगो डालों का अंदर आना, नकाबपोशों का अंदर आना, पार्लियामान के अंदर से आकर स्पीकर्स को एमएनएस को उठाना, और फिर भी उसके बावजूद ये है कि अगले दिन तक जो है स्पीकर साहब का खामोश रहना, ये सारी बातें जो है मैं आपको बताऊं, ये स्याह दिन है, 10 तारीख स्याह दिन है पार्लियामान को जो है। इसका मतलब ये हुआ शाइस्ता साहिबा, स्पीकर साहब बेबस थे। बज़ाहिर ऐसा ही महसूस हुआ। अच्छा दूसरी बात ये बताइए कि अब ये सारा मामला हुआ, फिर तमाम लोगों ने सर जोड़ा, बैठे, 16 रुकनी एक कमेटी बन गई,
चार्टर्ड ऑफ पार्लिमान की बात हुई, पार्लिमान चलाने के SOPs की बात हुई, क्यों यहाँ तक मामला आया? अगर यही अपोजिशन और हुकूमत अफहाम तफहीम से पहले दिन से SOPs तय कर लेती, ऐवान के अंदर मामलात के अंदर सियासतदान आपस में मामला तय कर लेते, तो पार्लिमान की इस तरह तज़ीक तो ना होती। देखिए काशिफ साहब, पार्लिमान को बेतुकी किसने किया है? देखिए, हम कितने सालों से, कितने दहाइयों से सियासत कर रहे हैं, वो कितने सालों से, दहाइयों से सियासत कर रहे हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हर इंसान जानता है कि एक MNA को जो है स्पीकर की परमिशन के बगैर आप नहीं अरेस्ट कर सकते। पार्लिमान के अंदर से किसी को हम सबसे ज्यादा महफूज पनाहगाह जो समझते हैं वो पार्लिमान को समझते हैं, जिसमें 24 करोड़ अवाम के नुमाइंदे होते हैं, वहां से अरेस्ट नहीं कर सकते। तो मुझे देखिए, अगर ये सब कुछ हुआ तो फिर देखिए सब वो भी बेबस है, हम तो मजलूम हैं, हम तो भुगत रहे हैं, वो भी बेबस है। और फिर इसका मतलब है कि हाँ जी, डोरियां कहीं और पर हैं, और उन डोरियों की वजह से आप देखिए कि ख्वाजा आसिफ साहब कभी वो CM साहब के स्टेटमेंट को कहते हैं जी 2 दिन गुजर गए हैं। मतलब क्या कोई यहाँ पे दंगा फसाद हो रहा है, कोई दमादम मस्त कलंदर हो रहा है, क्या हो रहा है? एक वजीर को इस तरीके से बात करना जेब नहीं देता। अच्छा शहज़ाद साहब, मुझे एक बात बताइए, जो वजह तनाज़ा बनी सारी सिचुएशन की कि आपका जलसा था, 7 बजे तक का टाइम था, रिटर्न एग्रीमेंट था, टर्म्स एंड कंडीशन तय थे, आप लोगों ने उस SOPs को फॉलो क्यों नहीं किया? अच्छा देखिए, मुझे काशिफ साहब बताइए, क्या ये कोई शादी का मजमा था जहां से आपने कहा कि खाना खाओ और खाना खा के चलते फिरो? क्या ये मैरिएट का कोई मैरिएट होटल था जहां पे लाइटें ऑफ कर दी और कहा कि बस स्विच ऑफ हो गया और बस चलो? देखिए, जलसा है, लोग दूर दराज से आए हुए हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि हम तो 7 बजे जलसा गाह से निकलना, देखिए अगर वहां पे की फुटेज होती और आप लोग देख पाते, हम तो 7 बजे से, सलमान अकरम राजा, मैं, सब लोग हम 7 बजे से वहां से निकलना। देखिए, पर एक अवाम का एक मॉब था, एक लाखों की तादाद में लोग थे, आप उनको एकदम जो है वहां से नहीं तितर बितर कर सकते, उसको टाइम लगता है। और इन्होंने जो FIRs काटी हैं फिर हम पे उसकी खिलाफ वर्जी की FIR काटते ना कि जी इन्होंने वक्त का जो है वो मुकर्ररा वक्त की जो है खिलाफ वर्जी की है। इन्होंने FIR काटी है कि जी शोएब शाहीन ने पिस्टल उठाया हुआ था, असद कैसर ने क्लशनकोफ उठाई हुई थी, गोहर ने क्लशनकोफ उठाई हुई थी, फलां ने, जरताज ने जलसा गाह के स्टेज के ऊपर से बॉम्ब फेंके। तो हम आपको देखिए, बॉम्ब फेंके तो किधर है वो बॉम्ब? क्यों नहीं वहां पे धमाके हुए? लेकिन वहां पे जो है हॉस्पिटल्स क्यों नहीं भरी गई? शहज़ाद साहबा, आपके CM साहब ने जो तकरीर की, उन्होंने तो ना सहाफ़ियों को छोड़ा ना किसी और को छोड़ा, सहाफ़ियों के साथ जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, मतलब इस तरह तो सियासी लीडर बिहेव नहीं करते कि आप ना मीडिया को भी आप लपेट दें, आप इदारों को भी लपेट दें, आप सियासतदानों को भी लपेट दें, और फिर बाद में 7 घंटे आप गायब रहें, फिर लोग ये चैम गोया करें कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। ये भी तो रवैया दुरुस्त नहीं है। देखिए, जहाँ तक मीडिया का सवाल है, जो CM साहब ने कहा वो हम सब उस चीज़ को मानते हैं कि देखिए मीडिया वो ताकत है, और इस बुरे हालात में भी अगर हमारे साथ कोई है तो वो एक मीडिया है। हमारी आवाज़ जो आवाम तक पहुंच रही है वो आप सबके तवस्सुत पहुंच रही है। और देखिए कि आज खान साहब ने अडयाला में, मीडिया ने वहाँ पे भी जो है वह खान साहब से अपनी शिकायत की, और खान साहब ने ये कहा कि मीडिया जहाद कर रहा है, और खान साहब ने कहा कि हम मीडिया के साथ हैं, मैं मीडिया के साथ हूँ। इसमें अच्छे बुरे लोग हर तरह के होते हैं, वो चाहे सियासतदानों में हो, मीडिया में हो, या जहाँ पे भी हो। पर मीडिया देखिए, CM साहब का जो स्टेटमेंट आया, हम समझते हैं कि वो नहीं होना चाहिए था, और आप के बगैर हम कुछ भी नहीं है। CM साहब को इस पे रिग्रेट होना चाहिए, वो अपॉलॉजी करेंगे तो तरह मीडिया के लोगों की जो हार्ट बर्निंग हुई है वो ठीक हो जाएगी, करना चाहिए। देखिए खान साहब, देखिए CM तो बहुत दूर की बात रह गई, खान साहब ने ही आज कह दिया ना, खान साहब ने आज ये स्टेटमेंट दे दिया। अच्छा, ये खान साहब ने कहा कि मैं मीडिया के साथ हूँ। ये बताइए कि ये जो सोशल मीडिया पे बाज गश्त है कि अली अमीन गंडापुर साहब 7 घंटे गायब रहे, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, कोई हुआ है सॉफ्टवेयर अपडेट कि नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है जी। बहुत सारी, आपको पता है CM के साथ उनका स्टाफ होता है, जैमर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों पे जैमर्स की वजह से जो है वो कांटेक्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो इस तरह की ऐसे कोई ये एक गलत अफवाह फैल गई, और सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। और 2-2.5 घंटे के अंदर जो है CM साहब जो है वो कांटेक्ट में आ गए। समटाइम्स आपको पता है आजकल नेटवर्क के हालात भी आप देख लीजिए,
आपकी चीजें डाउनलोड ही नहीं होती। तो सीएम तो वो तो एक सूबे का सीएम है, तो साथ में जो है वो तो उनके साथ डाउनलोडिंग चैम्बर्स जो होते सी हैं। है, जब फायरवॉल एक्टिव होगी डाउनलोडिंग रुकी जाएगी। अच्छा शाइस्ता साहब मुझे ये बताइए, नैब तरमीम बहाल हो गई तो उसका फ़ायदा बानी तहरीक इंसाफ के केसेस को यकीनी तौर पे होगा। अब तो वो केसेस शायद नैब से एफआईए को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो अब आप कानूनी जी पॉइंट ऑफ हो व्यू से गए। बताइए कि उनकी ज़मानतें और जो उनकी सज़ाएं हुई हैं उनमें उनका क्या होगा, लीगल स्टेटस क्या है उनका इस टाइम? देखिए जो तोशा खाना, एक तो रेफरेंस ऑलरेडी वापस हो गया है, और दूसरा ये जो तोशा खाना केस चल रहा था वो एफआईए को मुंतकिल हो गया है। और देखिए इस वाली तरमीम के बाद तो तोशा खाना केस ही खत्म हो गया है। ठीक है। सो कुछ और डिस्कस करने के लिए तो इसमें रहता ही नहीं, वो केस ही खत्म हो गया है। ठीक है। सो सिर्फ और सिर्फ अगर हकीकत में देखा जाए तो एक अलकादिर केस है, और वो देखिए उसमें आज हमारी 265 के लगी हुई थी, लेकिन वो 265 जो है वो उन्होंने मुस्तरद कर दी है। अब कल लगा हुआ है, तो वो इंशाल्लाह अपने फाइनल स्टेजेस पे है। ये हमें 190 उम्मीद है कि मिलियन हम पाउंड की उसको जो बरियत की दरखास्त है वो ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद किया, हाई कोर्ट ने? आप किधर किस कोर्ट में जी फाल? ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट। तो ट्रायल अब कोर्ट वो जी। उसकी स्टेज क्या है, उसका फैसला कब तक मुतवक्के देख रही हैं? देखिए वो तो फाइनल स्टेजेस में था, जो इस 265 के की वजह से हमारी एप्लीकेशंस की वजह से रुका हुआ था। तो अभी आईओ पे तो जो है वो हो चुका था, तो अभी फाइनल जो है एक बहस है और फाइनल स्टेजेस पे है। सो वो जल्द अज जल्द कंक्लूड हो जाएगा, और हमें उम्मीद है, हम बहुत होपफुल हैं कि देखिए हम उसमें से सुरखरू होंगे। और दूसरी बात ये है कि वो केस है क्या, काशिफ में एक लफ्ज में कहूँ, वो पैसे जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास आए थे, उन पैसों से खान साहब का क्या लेना देना है? नहीं, वो पैसे सुप्रीम कोर्ट के पास आए, लेकिन वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान के पास आने चाहिए थे। वो जिस बिजनेस टाइकोन को फ़ायदा हुआ है शायद वो केस बनाया हुआ है, लेकिन ये 190 मिलियन पाउंड जो सा है ये स्टिल नैब की देखिए प्रीव्यू तो में है। फिर देखिए काशिफ, तो वो बिजनेस टाइकोन को बुलाइए ना। आप उस बिजनेस टाइकोन को बुला के उसको कटहरे में लाइए ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वो ठीक। किधर है? उस बिजनेस टाइकोन के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? उसका नाम क्यों नहीं लेता? बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे एक और लीगल पॉइंट क्लियर कीजिएगा कि आज हाई कोर्ट ने फाकी हुकूमत से पूछा है कि आप बताइए कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं होगा। बीइंग अ लॉयर, आप क्या समझती हैं कि मिलिट्री ट्रायल होने के जो लवाजमात हैं, ये जो लीगल पॉइंट्स हैं, वो ऐसे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ का जो है वो मिलिट्री ट्रायल हो सके? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और मैं इसमें आपको बताऊं कि शायद एक दिन पहले जस्टिस आयशा साहिबा ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये जो अफवाहें और ये गर्दिश कर रही हैं कि मिलिट्री ट्रायल कोर्ट में जो है ये मैटर्स जाएंगे, तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। और दूसरी बात ये देखिए कि ये कोर कमांडर और ये सारी चीज़ें क्या उसके उसमें कैडर में आती हैं, नहीं आती हैं। ठीक है। सो ये तो एक लंबी डिबेट है, लेकिन सिंपल इज दैट कि मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया शाइस्ता खोसा साहिबा, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, शाइस्ता खोसा साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी, वो कन्विंस है इस बात पे कि बानी तहरीक इंसाफ का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। नाज़रीन एक ब्रेक से वापस आएंगे तो JUI फे के राशिद महमूद सोमरो हमारे साथ होंगे। उनसे पूछेंगे कि फजलुर रहमान साहब के पास सदर पाकिस्तान भी गए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी गए, तहरीक इंसाफ भी गई, लेकिन राज़ी नहीं कर पाए, और मौलाना साहब ने अपना वज़न अपोजिशन के वज़न में डाल दिया है, अनाउंस कर दिया है। कैसे सियासत आगे चलेगी, नाज़रीन इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में राशिद महमूद सोमरो साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं JUI सिंध के, मुतहर्रिक रहनुमा फजलुर रहमान साहब के करीबी साथी हैं। बहुत शुक्रिया सोमरो साहब टाइम देने का। सर ये फरमाइएगा कि हमने पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में देखा कि यक सियासत ने बूम लिया, फजलुर रहमान साहब की तरफ प्रेसिडेंट साहब भी जा रहे हैं, तोहफे दे रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब भी जा रहे हैं, PTI भी जा रही है, लेकिन लगता है कोई बात बना नहीं पाए हुकूमत वाले मौलाना साहब के साथ। क्या ये दुरुस्त है? देखें, हमारा उसूली मौक़िफ़ है, जब तक हमारे उसूली मौक़िफ़ पर कोई पेशरफ्त नहीं होगी तो आना जाना तो ज़ाहिर है सियासत में चलता रहता है। सियासत में कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होते, लेकिन मौलाना साहब के किसी मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं आएगी। मौक़िफ़ और मुतालबा एक ही है कि इलेक्शन साफ़ और शफ़ाफ़ होने चाहिए, अवाम के मर्ज़ी के मुताबिक अराकीन पार्लियामेंट में पहुँचने चाहिए,
अवाम वोट एक को दे और चोर दरवाजे से दूसरे उस पर कब्जा करें, ये हमें कबूल नहीं है। जब तक प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब या सब इस चीज़ पर मुत्तफिक नहीं होते तो मौलाना साहब को किसी और चीज़ पर शायद आमादा करना इतना आसान और इतना मुमकिन ना हो। नहीं सर, जो मुतालबा आप रख रहे हैं इससे क्या मुराद ली जाए कि आप आने वाला जो इलेक्शन है 5 साल बाद जो होगा, आप उसको शफाफ इलेक्शन के तौर पे करवाना चाहते हैं, या जो इलेक्शन हो चुका इसको नल एंड वाइड करार दे के नया इलेक्शन चाहते हैं? मैं यही आपसे पूछने वाला था कि क्या वाकई ये हुकूमत 5 साल चलते हुए आप देख रहे हैं? मैं तो कम से कम नहीं देख रहा। आने वाले इंतखाबात हम मुल्क के अंदर असर नो साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। 25 जुलाई 2018 के दिन जो हमने स्टैंड लिया था, आज भी हम उसी मौक़िफ़ पर खड़े हैं। उस वक़्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मौलाना फजलुर रहमान साहब के हमनवा इसलिए थे कि वो इक़्तिदार में नहीं थे। PTI जो है वो हमनवा इसलिए नहीं थी कि वो इक़्तिदार बना रहे थे। फिर 8 फरवरी 2024 को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मौलाना साहब के मौक़िफ़ के इसलिए मुखालिफ हो गए कि वो हुकूमत में आ रहे थे, इक़्तिदार मिल रहा था। PTI इसलिए मौलाना साहब के मौक़िफ़ को कबूल कर रही है कि उनको इक़्तिदार नहीं मिल रहा। तो इन जमातों की तो तरजीह इक़्तिदार, इक़्तिदार और इक़्तिदार है। हमारी अव्वल आखिर जो तरजीह है वो अवाम, अवाम, अवाम और पाकिस्तान और अवाम के मर्जी के मुताबिक अराकीन पार्लियामान है। जब तक हमारा ये मुतालबा पूरा नहीं होता, हमारी जद्दोजहद जो 25 जुलाई 2018 को शुरू हुई थी वो उस वक़्त तक जारी रहेगी। सोमरो साहब, जब आप लोगों की जमात की शूरा का इजलास होता है उसमें यकीनी तौर पे खुल के गुफ्तगू होती होगी, खामियों पे भी गौर किया जाता होगा, खूबियों पे भी गौर किया जाता होगा, तो किसी ऐसी इजलास में क्या ये बात भी डिस्कस हुई कि जो PDM बनाने का एक मूव था, मौला साहब की जो एनर्जी लगी जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी हमनवा थी, और मौला साहब ये समझे कि शायद वो इस्तेमाल हो गए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी तो हुकूमत बना के आइनी तरामीम करवा के अपने मुकदमात नैब के FIA के ख़त्म करवा गए और मौला साहब के हाथ में इक़्तिदार भी नहीं आया? कोई इस पर कोई पशेमानी इस तरह की गुफ्तगू होती है? देखिए, एक तरफ आप खुद बैठ के तबसरे करते हैं, सोशल मीडिया पे तबसरे होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तबसरे होते हैं कि पाकिस्तान के सियासत का शहसवार मौलाना फजलुर रहमान है, सबसे ज़हीन और ज़ीरक सियासतदान मौलाना फजलुर रहमान है। जब ये तबसरे होते हैं तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब इतने मासूम हो गए, उनको कुछ पता नहीं, वो इस्तेमाल हो गए, उनको इस्तेमाल कर लिया गया, हमें इक़्तिदार नहीं मिला। देखें, आज अगर मौलाना फजलुर रहमान इस नहज पे खड़े हैं, इन्हीं तहरीकों के नतीजे में खड़े हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान अवाम में पजीराई के आला दर्जे पर खड़े हैं, इसी नहज पे खड़े हैं। आप कल्लात का जलसा देख लें, आप कराची का जलसा देखें, आप पेशावर का जलसा देखें, बहावलपुर का देखें, आप उसके बाद लक्की मरवत का देखें, 3 दिन पहले मीनार पाकिस्तान लाहौर पर जयुआ का जलसा देखें, अभी हम 14 अक्टूबर को मीरपुर खास जा रहे हैं, नवंबर में सक्खर जा रहे हैं। तो लाखों लोग ताहद्दे निगाह अवाम का एतमाद, ये मौलाना फजलुर रहमान की सियासी बसीरत है। PDM में हम अपने मौक़िफ़ पर खड़े थे, हम पीछे नहीं हटे हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पीछे हटी है, तो शर्मिंदगी भी उनको होनी चाहिए। हमें किसी नहीं, देखिए इसमें कोई शक नहीं। हाँ, मैं मुझे कंप्लीट करने दे, प्लीज कंप्लीट करने दे। हाँ, ये जरूर है कि अब हम मजीद इस तरह के किसी इत्तेहाद में नहीं जाना चाहते, ताकि कल फिर जब हम बैठे कोई हमसे शर्मिंदा न मिले, हम किसी से शर्मिंदा न मिले। हमने तय कर लिया है कि अब हम अपनी तहरीक खुद चलाएंगे, अपने तहरीक के TROs खुद तय करेंगे। किसी ने इक़्तिदार के लिए काम करना है, जाए इक़्तिदार के लिए करे। किसी ने जेल से बंदे छुड़ाकर लंदन ले जाने, किसी ने बरतानिया ले जाने, किसी ने वजीर आज़म हाउस तक पहुंचाने, तो वो खुद जाके अपनी तहरीक करे। हमारा जो मौक़िफ़ है, हम उस मौक़िफ़ के लिए अवाम और हम काफ़ी हैं। अब तहरीक के हवाले से हमारी शूरा ने यह तय किया कि हम किसी के साथ नहीं चलेंगे। सोमरो साहब, मैं ये कह रहा था कि इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे समझता हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बड़े ज़ीरक जादीदा सियासतदान है, लेकिन बाज़ टाइम ये भी होता है कि आप एतमाद करते हैं और एतमाद करने वाले आपके एतमाद को ठेस पहुँचाते हैं और वो ख़ुद इक़्तिदार की तरफ निकल पड़ते हैं और तहरीक और नज़रिया कहीं पीछे रह जाता है। शायद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब
ने यही काम किया मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, और उसकी वजह है कि मौलाना फजल रहमान साहब अब शायद एतमाद नहीं कर रहे और तहरीक इंसाफ पे भी एतमाद नहीं कर रहे, जो वो सोलो तहरीक चलाने का ऐलान कर रहे हैं। क्या ये वजह हो सकती है? देखें जी, आप मकासद का हुसूल किसको कहते हैं? कि आप इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ जाएं और अवाम आपको गालियां देता रहे, आप वज़ीर आज़म और ऐवान सदर और ऐवान वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठे हुए हों और वहाँ चाय सर्व करने वाला, खाना आपको सर्व करने वाला भी आपको गाली देता रहे, ये इक़्तिदार है? इसको इक़्तिदार कहते हैं? असल इक़्तिदार तो अवाम के दिलों पर राज करना है। सियासत हम अवाम की खिदमत के लिए करते हैं, हम इक़्तिदार की कुर्सियों पर अवाम की खिदमत के लिए बैठते हैं। अगर आप इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे और अवाम आपको गालियां देता रहे तो ऐसे इक़्तिदार को तो फिर ठोकर मारनी चाहिए। बात यह है कि हर एक अपने अपने मकासद के तौर पर चलता है, अपने अपने नज़रिए को लेकर चलता है। JUI वो पाकिस्तान की जमात है जो पाकिस्तान की सबसे सीनियर तरीन जमात है। जब ये खित्ता तकसीम नहीं हुआ था उस वक़्त जमीयत उलमा का वजूद था। हमारी तहरीक अगर देखी जाए, हमारे अकाबिर और असलाफ की 220 साल पर मुहीत हमारी तहरीक और हमें मीरास में मिला हुआ ये नज़रिया है जिस पर हम आज चल रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब आज जिस जमात को लीड कर रहे हैं, 110 साल उस जमात को होने वाले हैं। हम एक बड़े मुतदिल अंदाज में एक नज़रिए के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं, जमहूरियत की बात कर रहे हैं, अवाम की बात कर रहे हैं। कौन इक़्तिदार के लिए दौड़ रहा है वो इक़्तिदार तक पहुंचा हुआ है। शायद इस तरह की दौड़ हमारी होती तो आज मौलाना फजल रहमान साहब वज़ीर आज़म की कुर्सी पर होते, सदर की कुर्सी पर होते, लेकिन नहीं। हम नज़रियाती बुनियादों पर कभी भी जो है वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं, नज़रियात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि हम मार खा रहे हैं, लेकिन अपने नज़रिए को एक बड़े मेहनत के बाद आने वाली नस्लों के हवाले करना चाहते हैं ताकि तारीख के अंदर हमारा नाम इस तरह ना लिखा जाए जिस तरह बाकियों का लिखा जाए। सोमरो साहब, ये जो तहरीक इंसाफ की आपके साथ नशिस्तें हुई, कोई SOPs भी तय हुए, मीटिंग की मुलाकातें भी हुई और वो अभी तक कोई कंक्लूड नहीं हो सकी, उसमें कहीं आप लोगों की शूरा का, आपकी लीडरशिप का ये भी कहीं तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ऐसा ना हो कि जैसे दीगर सियासी जमातों ने इक़्तिदार के लिए उस कमिटमेंट को डिसऑन कर दिया जो PDM के प्लेटफॉर्म पे हुई, तहरीक इंसाफ की जब डील हो जाए या उसे ढील मिल जाए तो वो भी आपके साथ मिस कमिटमेंट कर दे, कहीं ऐसा कोई खदशा पाया जाता है? देखिए, उस हवाले से तो मौलाना फजल रहमान साहब वाज़ेह ऐलान कर चुके हैं कि हम किसी इत्तेहाद में नहीं जाएंगे, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो चाहे कोई और जमात हो। अब बाकी रह जाता है तहरीक इंसाफ के साथ, चूँकि वो भी अपोजिशन में है, हम भी अपोजिशन में हैं, पार्लियामेंट के अंदर किरदार मुश्तरका होना चाहिए, होने वाली कानून साजी पर मुश्तरका गुफ्तगू होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए भी देखें, पाकिस्तान के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम के सबसे ज़्यादा इख्तलाफात अगर किसी जमात से या किसी लीडर से रहे हैं तो वो PTI और इमरान खान साहब हैं। ज़ाहिर है कि 16-17 साल का एक नज़रियाती इख्तलाफ रहा है, स्टेज के हद तक रहा है। 16-17 साल उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को गालियां दी हैं, 16-17 साल हमने उनके एजेंडे को कहा है कि ये बैरून का एजेंडा है। जाहिर है कि 16-17 साल के इल्ज़ामात 16-17 दिन में या 16-17 मीटिंगों में तो धुलने वाले नहीं हैं। उसके लिए पहले बड़ी लेवल पर मुज़ाकरात होते रहे, उसके बाद अब कमेटियां तय हो गई हैं PTI की तरफ से भी, JUI की तरफ से भी, जो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि सबसे पहले इल्ज़ामात का सफाया होना चाहिए, 16 साल के गार और गाली और गालम गलोच का सफाया होना चाहिए जिस पर काम हो रहा है। उसके बाद फिर पार्लियामेंट के अंदर डे टू डे जो अफेयर्स होंगे उस पर PTI हमें कितना ट्रीट कर सकती है, हम PTI को कितना ट्रीट कर सकते हैं, इस पर कोई TROs हमारे तय होंगे। लेकिन मुश्तरका जद्दोजहद जो रोड पर होगी उसके लिए शायद JUI फैसला कर चुकी है कि वो अकेले करेगी, किसी भी जमात के साथ नहीं करेगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि JUI फे, उनकी लीडरशिप और बिलखसूस मौलाना फजल रहमान साहब, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत की पहली जमात, सियासी जमात और पहली शख्सियत है मौलाना फजल रहमान साहब, जिन्होंने तवातुर के साथ 15-16 साल ये बात कही, बबांगे दोहल कही कि तहरीक इंसाफ इसराइल के एजेंडे पे है, यहूदी के एजेंडे पे है और बानी तहरीक इंसाफ उनके एजेंडे को आगे लेके जा रहे हैं और उनके इस एजेंडे को नाफिज नहीं होने दिया जाएगा। मौलाना फजल रहमान साहब ये तवातुर से कहते रहे। आज हम देखते हैं कि जब उन पर क्राइसिस आया तो ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ भी जारी है,
बानी तहरीक इंसाफ को कभी चांसलर का इलेक्शन लड़ाया जाता है, कभी उनके अकाबरीन जो हैं वो भारत में जर्नलिस्टों के साथ मनूवरिंग करें चीज़ों को, बहुत सारे एविडेंसेस भी आग की नज़र से भी गुजरे होंगे। तो आज भी JUI फे इस बात पे कन्विंस है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इसराइल के एजेंडे को या यहूदी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। देखें, उसके लिए तो अब से मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात नहीं रही ना। पहले हकीम सईद साहब की बात थी, जनरल हमीद गुल साहब की बात थी, डॉक्टर असरार साहब की बात थी, फिर JUI का एक मौक़िफ़ था जिसको बबांगे दुहुल रिफ्यूज़ किया गया। लेकिन आज हमारे इदारे कह रहे हैं, हमारे हुक्मरान कह रहे हैं, जरदारी साहब के बयानात, बिलावल साहब के बयानात, शहबाज शरीफ साहब के बयानात मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं। आपने देखा कि चंद दिन पहले इसराइल की अखबार में जो स्टोरी छपी है, जो सरकारी अखबार है जिसमें हुकूमत की इजाज़त के बगैर कोई स्टोरी नहीं छपती, उन्होंने लिखा है कि गोल्डस्मिथ ने राब्ता किया है इसराइल के साथ कि खान साहब को बाहर निकालने के लिए वो किरदार अदा करें ताकि पाकिस्तान के अंदर इसराइली तहफ़्फ़ुज़ात के लिए खान साहब किरदार अदा कर सकें। तो ये हमारे सीरियस एलिगेशंस थे जिनको ख़त्म किए बगैर PTI के साथ JUI का आगे चलना मुमकिन नहीं होगा। तो जो कमेटीज़ हैं उस कमेटीज़ में ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। देखते हैं कि PTI इस हवाले से कितना हमें मुतमईन कर सकती है, कितनी वजाहत दे सकती है। यकीनन शॉर्ट कमेंट चाहिए मुझे, एक चीज़ पे शॉर्ट कमेंट चाहिए प्लीज़, कि क्या वजारत आला बलोचिस्तान की डिमांड JUI फे की तरफ से रखी गई या नहीं? यस और नो सर, टाइम बहुत थोड़ा है। वजारत आला नहीं, मौलाना फजलुर रहमान को अभी तक कुछ चीज़ ऑफर नहीं हुई, लेकिन जब हुई थी तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई थी जिनके सामने वजारत आला कुछ भी चीज़ नहीं है। मौलाना साहब वजारतों पे राम होने वाले नहीं हैं। जो ये सोचते हैं और इस तरह की खबरें चलाते हैं वो अहमकों के जन्नत में रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद महमूद सोमरो साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।